Okay, so are you able to see the screen now? Yes, sir. Okay, thank you. So we'll start with some of the concepts that we have left in the previous class. वहीं से शुरू करते हैं, कुछ recap करते हैं ना. We have already seen the bytecode in for section B students, है ना. तो इसीलिए मैं आज क्योंकि combined classes, so I'm taking some of the concepts which I have already told in the last class. ठीक है. So we'll start with the bytecode. bytecode पता है सबको? हेलो. तो bytecode क्या होता है? देखो ये तो दिख रहा है ना, विजिबल हो रहा है स्क्रीन. पढ़ के भी बता सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो. जस्ट ए मिनट. सेक्शन ए सेक्शन बी कहाँ से बोल रहे हो? सेक्शन बी. अच्छा हाँ बोलो. हाँ. ठीक है. हाँ बहुत सही. इसके अलावा वाई डू वी रिक्वायर एक्चुअली बाइट कोड, मतलब बाइट कोड क्यों बनाया गया बेसिकली? जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए. बहुत सही बोल रहे हो. अरे अपना नाम भी बताते जाओ, कौन कौन बोल रहा है फ्रॉम सेक्शन ए सेक्शन बी, सो दैट आई कैन रिकॉग्नाइज द स्टूडेंट्स. Who has answered previously? अरे इट्स मी मत बोलो. खोजना पड़ेगा दोनों तरफ से. जैसे सेक्शन प्रियेश. ओके. So you told that in order to make it as a platform independent, we have the bytecode has been invented. Okay. Very good. Any more from section B? Section B से कोई? Was told previously? Was answered previously? S. Mohit? SV Mohit. Okay. So, as you have already shared, means given the right answer, just see the definition of bytecode. So bytecode is basically why the Sun Microsystem has created this bytecode. Because since whenever we are using, either we are using compiler or interpreter for compiling or interpreting the program, it gets converted into native machine code, which is always machine dependent. तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के केस में आप हमेशा देखोगे जब भी आप कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो जब भी कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट करते हो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में, और मशीन कोड जो होता है वो मशीन स्पेसिफिक जनरेट करता है ना. तो मैंने पहले ही बोला था मशीन स्पेसिफिक जनरेट करेगा, मतलब हम वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेटफॉर्म. तो प्लेटफॉर्म को हम शॉर्ट में इन शॉर्ट बोलते थे ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. ठीक है, कुछ इन्वायरमेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों कॉम्बिनेशन को हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं. इंडिपेंडेंट होती है, यानी आपके मशीन यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके आर्किटेक्चर के हिसाब से एक मशीन कोड जनरेट होगा. तो ये चूंकि आप मशीन डिपेंडेंट है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके आर्किटेक्चर और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट के हिसाब से जो कोड या मशीन कोड जनरेट हुआ है उसको हम दूसरी मशीन पर डायरेक्टली ले जा नहीं सकते. से फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मैं कंपाइल करता हूं विंडोज मशीन पे और मैं उसको सोलारिस में ले जाना चाहता हूं या मैक में ले जाना चाहता हूं, ये डालूंगा तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा. सिंपल रीजन रहता है क्योंकि विंडोज इन्वायरमेंट, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज के इंटरनल आर्किटेक्चर
और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो एक मशीन कोड जनरेट करता है जो कि सिमिलर टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, अगर विंडोज टाइप की मशीन हो, वही आर्किटेक्चर हो, सिमिलर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट हो तो चलेगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और एग्जीक्यूट नहीं करने के कई रीजंस बताए थे, एक रीजन से भी बोला था, मोस्टली क्या होता है कि हम एक कॉमन डेटा टाइप डिफाइन नहीं कर पाते नॉर्मली। जैसे एग्जांपल मैंने बोला था कि से फॉर एग्जांपल अगर विंडोज पे अगर इंटीजर अगर आप हो सकता है 4 बाइट हो, ठीक है, हो सकता है सोलारिस में वही इंटीजर 2 बाइट में स्टोर होता हो, या मैक में दो दो बाइट में स्टोर होता होगा, तो आप 4 बाइट के डेटा को आप 2 बाइट में स्टोर नहीं कर सकते। यानी कोई आपने प्रोग्राम बनाया, उसमें आपको कोई वेरिएबल लिखा है आपने, इंटीजर वेरिएबल ऐसे करके, तो यहाँ पे इनिशियली अगर वो 4 बाइट लेता है तो मान लो 4 बाइट के डेटा को अब कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करता हूँ, विंडोज मशीन के थ्रू कंपाइल करता हूँ, तो वो चार चार बाइट के हिसाब से आपका कंपाइल करके मशीन कोड जनरेट करेगा। अब इसी को अगर मैं ले जाऊंगा दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो वहां पे हो सकता है इंटरनल आर्किटेक्चर के हिसाब से वो 2 बाइट लेता हो, तो 4 बाइट की डेटा मशीन कोड को आप 2 बाइट में स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने ये देखा कि अब हम डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते मशीन कोड में, तो हमको एक इंटरमीडिएट कोड यूज करना चाहिए, है ना, दैट इज इन बिटवीन कोड, जिसको हम बोल रहे हैं बाइट कोड। अब बाइट कोड क्या होता है, तो बाइट कोड इज अ कंपाइल्ड कोड ऑफ जावा सोर्स प्रोग्राम। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन ऑफ बाइट कोड इज ए कंपाइल्ड कोड ऑफ जावा सोर्स प्रोग्राम इज कॉल्ड बाइट कोड। ठीक है, it is an intermediate language code which is a portable code, means portable across multiple operating system. Why it is portable? Because this byte code can be interpreted, मतलब ये बाइट कोड को हम इंटरप्रेट करते हैं। अब बाइट कोड, अब आपने एक बाइट कोड में कन्वर्ट किया, मतलब आपने जावा सोर्स प्रोग्राम को कंपाइलर को दिया, कंपाइलर ने कंपाइल किया, एक बाइट कोड जनरेट किया। दिस बाइट कोड दिस बाइट कोड डजंट कंटेन्स ऑल द मशीन कोड, यानी जब पहले जो मशीन कोड जनरेट होता था वैसा कोड जनरेट नहीं होता। बाइट कोड में कलेक्शन ऑफ निमैनिक्स होती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं बेसिकली। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम, जो भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को आप कंपाइल करोगे, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो कुछ सेट ऑफ सिंपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, वो कॉमन होते हैं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप ले जा सकते हो। अब किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाएंगे तो क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहला होता है हमको जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन की जरूरत पड़ती है। यही जावा वर्चुअल मशीन इस बाइट कोड को इंटरप्रेट करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू इट्स नेटिव मशीन कोड। Say for example, once the bytecode has been transferred from Windows machine to Solaris machine, तो Solaris machine का Windows का JVM क्या करेगा, एक बाइट आपका कंपाइलर क्या करेगा, एक बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा आपके सोर्स प्रोग्राम को। इसके बाद जो आपकी क्लास फाइल जनरेट होती है, जो हम बोलते हैं कंपाइलर के थ्रू, यानी सोर्स फाइल को जब हम कंपाइलर को देते हैं तो वो कंपाइल करता है, तो कंपाइल होने के बाद तो जावा का एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। सोर्स फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, से फॉर एग्जांपल आप मान लो सम का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आपने सेव किया सम डॉट जावा, इसको जब आप कंपाइलर को दोगे, कंपाइल करने के बाद वो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू डॉट क्लास फाइल, तो डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यानी कंपाइल्ड हो गया तो बाइट कोड जनरेट करेगा, बाइट कोड में इंस्ट्रक्शंस होंगे, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमको कैसे इंटरप्रेट करना है या एग्जीक्यूट करना। अब आप विंडोज मशीन से उठाओगे इस क्लास फाइल को और दे दोगे सोलारिस या मैक मशीन पे। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्लेटफॉर्म, तो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हम क्या करेंगे, सिंपली ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने ट्रांसफर कर दिया। इस अब जो भी होगा, सोलारिस का मशीन हो या मैक का मशीन होगा, उसका जेवीएम क्या करेगा, वो अपने हिसाब से अपने इंटरनल आर्किटेक्चर, इंटरनल फाइल लाइब्रेरीज का यूज करते हुए उसको अपने हिसाब से अपना मशीन कोड में जनरेट करेगा। तो कोई भी हो, once the byte code has been transferred through the internet, irrespective of whether what is the operating system at the other end, ठीक है, irrespective operating system, irrespective of the platform, जो भी होगा वो सारे के सारे उसके खुद के जेवीएम होंगे, जो भी जिसमें भी आप डिप्लॉय करोगे या डालोगे, उसका खुद का जेवीएम उसको इंटरप्रेट करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू इट्स ओन नेटिव मशीन कोड। तो सोलारिस का अपना सोलारिस के हिसाब से मशीन कोड जनरेट करेगा, ठीक है, मैक का अपने हिसाब से मशीन कोड जनरेट करेगा, विंडोज का अपने हिसाब से मशीन कोड जनरेट करेगा।
ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए मतलब हम क्या करते हैं मीन्स सन माइक्रो सिस्टम ने बाइट कोड जनरेट किया, इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया है, ताकि मशीन स्पेसिफिक कोड जनरेट ना हो, बीच का कोड जनरेट हो। और ये जो जेवीएम है ये इनबिल्ट आता है हर एक मशीन पे। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है, बाइट कोड आप सिर्फ जनरेट करो, मतलब कंपाइल करो सोर्स कोड को, बाइट कोड में कन्वर्ट करो और बाइट कोड को ट्रांसफर कर दो। इसलिए ये जावा इतना पॉपुलर हुआ, क्योंकि ये इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन भी बोलते हैं कि इसको आप भेज दो, किसी भी कहीं पे भी कोई कस्टमाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप उसको सिंपली भेज दो। जो भी अदर एंड पे मशीन होगा, जो भी नेक्स्ट मशीन होगी और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज करता होगा, वो अपने हिसाब से उसका जेवीएम उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर देगा उसके अपने मशीन कोड में। इसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो बाइट कोड इज अ कलेक्शन ऑफ निमैनिक्स। निमैनिक्स मतलब कुछ इट्स सिमिलर टू असेंबली कोड, लाइक सिमिलर टू असेंबली कोड, एंड द नेम इज गिवन एज बाइट कोड। नेम क्यों दिया गया बाइट कोड का? बिकॉज एवरी बाइट कोड इन कंप्यूटर मेमोरी ऑक्यूपाइज 1 बाइट। तो जो भी आपका रहेगा वो हर एक निमैनिक्स जो बनेगा उसका बाइट कोड का, वो हर एक 1 बाइट का होता है। दैट इज व्हाई द नेम हैज बीन गिवन एज बाइट कोड। अब ये कुछ मेन डिफरेंस है बाइट कोड का और मशीन कोड के बीच में। तो बाइट कोड की वजह से पोर्टेबिलिटी है, जैसे आपने पहले ही बोला था। बाइट कोड, सो इट इज अ पोर्टेबल कोड, मशीन कोड इट इज अ नॉन पोर्टेबल कोड। ठीक है, and byte code is a collection of mnemonics, and machine code is a collection of ones and zeros, since computer operates on binary code or binary language. And this code is platform independent, byte code is platform independent code, but machine code is platform dependent code. तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है मशीन कोड और बाइट कोड के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा व्हाट इज जावा फाइल एक्सटेंशन। जावा का फाइल एक्सटेंशन सोर्स कोड को हम सेव करेंगे डॉट जावा के नाम से। कंपाइल होने के बाद ऑटोमेटिकली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डॉट क्लास। ठीक है, जब भी आप कंपाइल करने के बाद जावा का कंपाइलर जब इस सोर्स फाइल को डॉट जावा फाइल को जब वो कंपाइल करेगा, तो ऑटोमेटिकली द कंपाइलर विल क्रिएट a dot class file. Once successful compilation has been done by the compiler, the Java source file dot Java source file it's get converted into dot class file. तो उसको हम बोलते हैं बाइट कोड जनरेट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप जेवीएम को देते हो यही बाइट कोड को। जेवीएम इस बाइट कोड को लेता है, इंटरप्रेट करता है, अपने मशीन स्पेसिफिक कोड को कन्वर्ट करता है, और फिर वो आप वंस अ मशीन कोड हैज बीन जनरेटेड इट विल बी एबल टू रन। ठीक है, तो जनरली डॉट एक्सी फाइल में क्या क्या होता है? तो जनरली डॉट एक्सी फाइल कंटेन्स मशीन कोड विच इज अंडरस्टैंड बाय मशीन कंटेन्स जेवीएम। ठीक है, एंड कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग दिस सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। तो दो चीजें की जरूरत पड़ेगी, कंपाइलर और जेवीएम की। Compiler is responsible for converting the source code into bytecode, and JVM is responsible for converting bytecode into machine code. तो टू वे प्रोसेस है। सबसे पहले आप कंपाइलर को दोगे, कंपाइलर सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर जेवीएम इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों की जरूरत पड़ती है। ये जेवीएम का छोटा सा डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, सो प्रोग्राम 1 डॉट जावा, नेक्स्ट फेज में दिया है कंपाइलर। कंपाइलर कंपाइल करने के बाद इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम 1 डॉट क्लास फाइल, that is the bytecode has been generated. This bytecode will be handed over to the JVM, and JVM will convert it into its native machine code. तो JVM अपने हिसाब से मशीन कोड को जनरेट करेगा। ठीक है, लेकिन JVM देखो, जावा एज सच हम बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, लेकिन JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। So Sun JVM is entirely different from Solaris JVM. Solaris JVM is entirely different from Mac JVM. Mac JVM is entirely different from Windows JVM. तो हर का अपने हिसाब से JVM मशीन डिपेंडेंट JVM है, वो उसी मशीन के लिए ही JVM बना हुआ है। ठीक है, तो ये कोई कॉमन JVM नहीं है कि हम विंडोज के JVM को या मैक के JVM को या बोले दूसरे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के JVM को वो कॉमन हो, वो मतलब सारे जेवीएम इकट्ठा एक साथ उसको एग्जीक्यूट करे एक ही तरीके से, वैसा नहीं है, क्योंकि ये जेवीएम इंटरनली
मशीन डिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो उसके लाइब्रेरी फाइल्स को इंटरनली यूज कर उसके नेटिव मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हर कोई अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और अपनी लाइब्रेरी फाइल्स के अकॉर्डिंगली ही वो उसको उसके मशीन कोड को जनरेट करेगा, क्योंकि इंटरनली तो आपको मशीन कोड ही जनरेट करना पड़ेगा, मतलब फाइनली तो आपको मशीन कोड ही जनरेट करना पड़ेगा तब आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन है। JVM हैज बीन डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम। So JVM is developed by Sun separately for every operating system, not by operating system vendor. And JVM is available for all operating systems separately. But JVM is not installed automatically. We must install JVM in our computer too for executing Java programs. ठीक है, Java is platform independent and Java software is platform dependent. And Java software is known as JVM. JVM वही बोल रहा है कि JVM is software dependent, whereas Java is platform independent. हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, पूछो। हम्म JDK के साथ JVM किसको पता है इसका? क्लास में मैंने शायद JDK भी दिखाया था, JRE भी दिखाया था, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे। पहले बताओ JDK JRE में क्या क्या होता है? हेलो, नहीं, कौन किसने पूछा था क्वेश्चन? सेक्शन ए सेक्शन बी? ठीक है, तो कुछ पता है JDK JRE क्या होता है? जावा मॉड्यूल्स होते हैं, तो क्या क्या होता है? JDK से क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय JDK? ठीक है, स्क्रीन विजिबल हो रहा है? ठीक है, सो जावा डेवलपमेंट किट मतलब नाम से पता चल रहा है, इट्स अ डेवलपमेंट किट फॉर जावा। ठीक है, इट्स अ डेवलपमेंट किट फॉर जावा, that is why it is called as Java development kit. Now JDK contains one or more JRE, JDK के अंदर ही JRE होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है JDK और JRE के अंदर। उसमें भी आऊंगा मैं, नीचे डायग्राम भी दिखाऊंगा आपको कि JDK के अंदर क्या क्या होता है, JRE क्या होता है। JRE इज इक्वल टू JVM प्लस जावा पैकेज क्लासेस। ये दिख रहा है आपको? तो अब बताओ, JDK के अंदर JRE है, ठीक है, और JRE होता है JVM प्लस जावा पैकेज क्लास का, प्लस रन टाइम लाइब्रेरी फाइल्स, ये सब कुछ होता है। तो स्टार्ट करते हैं JRE से। आपको पहले बता दूं JRE क्या है। तो JRE डेफिनेशन से, JRE मीन्स जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, ओके। सो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट मीन्स, Java runtime environment means runtime environment which implements Java virtual machine. ठीक है, a runtime environment which implements Java virtual machine and provides all the class libraries and other facilities necessary to execute Java program. This is a software on your computer that actually runs Java program. तो ये जो लाइन है, तीन लाइन नीचे के लास्ट थ्री लाइंस, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। So this is the software on your computer that actually runs Java programs. तो JR is a combination of Java virtual machine, Java package class, जो आप हेडर फाइल बोलते हो C++ में, हम यहाँ पे Java के टर्मिनोलॉजी में वी आर कॉलिंग एज पैकेज। ठीक है, तो हम जब आएंगे पैकेज में तो हम बताएंगे, मतलब वी विल डाइव मोर डीप इनटू जावा पैकेजेस। ठीक है, तो उस टाइम पे देखेंगे। अभी के टर्म्स में सिंपल समझ लो, JRE का मतलब होता है JVM
प्लस जावा पैकेज, जो भी आपकी हेडर फाइल्स होती है वो, जैसे यूटिल, मैथ, लैंग, AWT, स्विंग, ये सब कुछ आपकी हेडर फाइल्स है, ठीक है। प्लस हम रन टाइम लाइब्रेरी फाइल्स, इन तीन का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या होता है? रन टाइम इन्वायरमेंट तो सिर्फ आपको जावा के एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो जो फाइल्स की जरूरत पड़ेगी वो कॉम्बिनेशन होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इसीलिए उसको जावा रन टाइम इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी? लाइब्रेरी फाइल्स आएगी, लेकिन इसमें आपको कहीं पे भी आपको डेवलपमेंट किट नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब डेवलपमेंट किट में आते हैं, अब यहां तक समझ में आ गया जेआरई क्या है। तो अगर आपको जावा को इंस्टॉल नहीं करना है, किसी जावा एप्लीकेशन को सिंपली रन करना है, ठीक है, आपको क्रिएट नहीं करना है, आपको कोई भी क्रिएट नहीं करना, आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, देन यू रिक्वायर ओनली जेआरई। तो आपको जेडीके की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको जावा के प्रोग्राम्स को, एप्लीकेशंस को, मान लो से फॉर एग्जांपल आप किसी को भेजते हो और उसको जावा का कोई प्रोग्राम बनाना नहीं है, लेकिन उसको जावा के एप्लीकेशन या प्रोग्राम को रन करना है, सिर्फ एग्जीक्यूट करके देखना है कि क्या होता है, मतलब जो भी आपने किसी को एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट किया था या सेंड किया था, तो उसको इंस्टॉल नहीं करना है, पूरा जावा इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि उसको प्रोग्राम क्रिएट नहीं करना है, तो उतना बड़ा पैकेज इंस्टॉल करने का मतलब नहीं। जेडीके के अंदर जेआरई भी आएगा, है ना। तो सिर्फ एक छोटा सा पैकेज वो जेआरई इंस्टॉल करेगा, ना कि जेडीके इंस्टॉल करेगा। वो सिर्फ जेआरई इंस्टॉल करेगा, जेआरई में उसको जेवीएम मिल जाएगा, उसके साथ जावा के कुछ पैकेज क्लासेस फाइल्स मिल जाएंगी जो कि उसको रन करने के लिए हेल्प करेंगी, और कुछ रन टाइम के लाइब्रेरी फाइल्स मिलेंगे। ये तीन बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये मिनिमम बेयर रिक्वायरमेंट है किसके लिए? किसी प्रोग्राम, किसी भी जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो फॉर दैट पर्सन ही रिक्वायर्स ओनली जेआरई, उसको जेडीके की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको प्रोग्राम डेवलप भी करना है, कंपाइल भी करना है, डीबग भी करना है, सब कुछ करना है, तो हमको क्या चाहिए? जेडीके चाहिए, जावा डेवलपमेंट किट चाहिए। तो प्रीवियस पे आते हैं। तो जेडीके के अंदर आपको जेआरई इनबिल्ट मिलेगा, आपको सेपरेटली जेआरई अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप जेडीके इंस्टॉल करोगे तो जेडीके के अंदर आपको जावा का सोर्स कंपाइलर मिलेगा, डिप्लॉयमेंट टूल्स मिलेंगे, डीबगर मिलेगा, डेवलपमेंट लाइब्रेरी फाइल्स मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। क्या क्या नहीं मिलेगा? हम्म, ठीक। तो जो डेवलपमेंट किट में क्या क्या आएगा? सोर्स का कंपाइलर आएगा। सोर्स की कंपाइलर मतलब जावा सोर्स कंपाइलर की हमको किस लिए जरूरत पड़ती है? बाइट कोड में जनरेट करने के लिए, वेरी ट्रू। तो अगर हमारे पास सिर्फ जेआरई होगा, ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ जावा का रन टाइम इन्वायरमेंट जेआरई होगा, सो विल यू बी एबल टू कंपाइल योर सोर्स कोड, जावा सोर्स कोड इनटू बाइट कोड? तो आपके पास सिर्फ जेवीएम है, आपके पास जावा का कंपाइलर नहीं है। और हम बोलते हैं कि हमको हमको प्रोग्राम के इनिशियल डेवलपमेंट से, यानी क्रिएशन से लेकर, यानी सोर्स प्रोग्राम को हम लिख पाए, है ना, जिसमें हम बाद में आईडी के, वी विल टॉकिंग अबाउट आईडी लेटर ऑन, तो जिसमें हम कोई इन्वायरमेंट के थ्रू या जो भी प्रोग्राम क्रिएट कर पाए, तो सबसे पहला स्टेप हमारे को क्या होना चाहिए? हमारे पास क्या होना चाहिए? कंपाइलर होना चाहिए, ठीक है। कंपाइलर नहीं होगा तो आप सी, सी प्लस प्लस कोई भी प्रोग्राम को कुछ आप क्रिएट कर लोगे, लेकिन उसके आगे कुछ कर पाओगे क्या प्रोग्राम क्रिएट करने के अलावा? उस प्रोग्राम को पूरा पूरा उस प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन या उस प्रोग्राम के ग्रामर, ये सब कुछ कहाँ डिफाइन होगा? आईडी में, मतलब बेसिकली कंपाइलर के अंदर ही होता है। कंपाइलर ही चेक करता है रिजर्व वर्ड है कि नहीं है ना, कीवर्ड है कि नहीं है, उसके हिसाब से वो अपने ग्रामर के हिसाब से देखता है, टोकन वो सारा से वेरीफाई करता है ना। लेक्सिम सब नीचे और डाउन नीचे आते हैं तो छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स में आते हैं, तो उसके पहले पूरा ग्रामर लिखा होता है किसके अंदर? कंपाइलर के अंदर। और कंपाइलर उस ग्रामर के हिसाब से बताता है कि
दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज इज एक्सेप्टेबल और नॉट, तभी तो बोल पाता है कि ये एरर है, ये नहीं एरर है। कैसे बताता है कंपाइलर? अपने ग्रामर में चेक करके, अपने कीवर्ड्स देखता है कि ये कीवर्ड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो बोलता है कि ये इसमें एरर है, ये मिसमैच है ना, स्पेलिंग एरर, जिस टाइप का भी एरर देना होगा वो देगा। तो सबसे पहले जेडीके आपको चाहिए किसके लिए? क्योंकि जेडीके के अंदर आपको यू विल बी गेटिंग द सोर्स कंपाइलर, जावा सोर्स कंपाइलर, which is very much required for converting your Java source code into bytecode, जो आप बोल रहे हो। इसके अलावा आपके पास डिप्लॉयमेंट के टूल्स मिलेंगे, जावा को डीबग करने का डीबगर मिलेगा, डेवलपमेंट की लाइब्रेरी फाइल्स मिलेगी, सारे एपीआईज मिलेंगे। तो ये सब कुछ किसके अंदर आएगा? जेडीके के अंदर। तो इसलिए अगर आप जेडीके इंस्टॉल करते हो, जावा के अगर प्रोग्राम में जेडीके इंस्टॉल करते हो, सो यू आर गेटिंग द कंप्लीट बंडल। इसी के अंदर आपको जेआरई मिल जाएगा, जेआरई के अंदर फिर आपको जेवीएम प्लस आपको कोर लाइब्रेरी फाइल्स उसकी, है ना, और रन टाइम इन्वायरमेंट फाइल्स, ये सारी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी चाहिए कि आपको प्रोग्राम भी डेवलप करना है, सो यू विल बी रिक्वायरिंग कंपाइलर आल्सो, यू विल बी रिक्वायरिंग सम डीबगर आल्सो, यू विल बी रिक्वायरिंग सम deployment as well as some development library files also, so which in totality is a combination that is called as Java development kit। ठीक है, जेवीएम का क्या काम है ये समझ गए हो, ये लिखा भी है। ठीक है, अब जे वाई वी आर कॉलिंग एज जावा एज अ वर्चुअल मशीन। तो हम जैसे ये कीवर्ड आता है जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है, वर्चुअल मीन्स इट इज नॉट अ रियल। ठीक है, so it is an abstract machine architecture that is specified by the Java virtual machine specification। So it is, so we are generating the code for an abstract machine, we don't know। क्यों हम बोल रहे हैं we are not knowing? Because we don't know who is going to use this application or who is going to use uh, this code at the other end, the person to whom I am sending, I don't know। ठीक है, कि वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगा, कौन सा आर्किटेक्चर यूज करेगा, कौन सा मशीन रहेगा, ये मुझे नहीं पता। तो इसीलिए हमने ये जो जावा का जो सोर्स कोड है, कंपाइल होने के बाद जो बाइट कोड है, ये जाएगा किसी वर्चुअल मशीन के लिए, क्योंकि हमको नहीं पता एग्जैक्ट कौन सा टारगेटेड मशीन के लिए ये मशीन कोड जनरेट होगा। आप समझ रहे हो? क्योंकि वी हैव नॉट आइडेंटिफाइड द टारगेट मशीन, हमको नहीं पता कि जब हम भेजेंगे इस बाइट कोड को, हम पूरे वाया इंटरनेट हम भेजते हैं, तो हमको नहीं पता ये इस बाइट कोड को कौन सा मशीन इंटरप्रेट करेगा, है ना। सन का भी हो सकता है, मैक का भी हो सकता है, सोलारिस का भी हो सकता है, लाइनक्स का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो चूंकि हमारे पास वी डोंट नो द टारगेट मशीन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वर्चुअल मशीन। ये जो बाइट कोड जनरेट हो रहा है, इट इज दिस बाइट कोड हैज बीन जनरेटेड फॉर सम वर्चुअल मशीन। ठीक है, किस मशीन पे एग्जीक्यूट होगा हमको नहीं पता, इसीलिए हम, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग एज जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, और जेवीएम का क्या रोल है? इट इंटरप्रेट्स द बाइट कोड इनटू मशीन कोड डिपेंडिंग अपॉन द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर कॉम्बिनेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इंटरप्रेट्स द बाइट कोड इनटू द मशीन कोड डिपेंडिंग अपॉन द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर कॉम्बिनेशन। एंड जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, जो मैं पहले ही बोल रहा था, JVM platform dependent, it uses the class libraries and other supporting live files provided in the JRE। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है क्योंकि वो उस मशीन के स्पेसिफिकली कोड जनरेट करेगा। ठीक है, ये एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट देख सकते हो, ये जो बड़ा पोर्शन है वो इंटायरली एक जावा सोर्स कोड, दिस जावा सोर्स कोड with the help of Java compiler, the Java compiler converts this Java source code into bytecode। ठीक है, तो डॉट क्लास फाइल विल गेट क्रिएटेड, और ये क्लास फाइल को हम कहाँ लेके जाते हैं? जेवीएम में ले जाते हैं। ठीक है, तो ये राइट साइड द डायग्राम, द एंटायर डायग्राम, इट इज इन द जेवीएम। तो क्लास लोडर है, जावा के कुछ क्लास लाइब्रेरी फाइल्स है, इसके अंदर जावा का इंटरप्रेटर है, फिर जस्ट इन टाइम कंपाइलर है, रन टाइम सिस्टम है, और फिर ये डिपेंड करेगा कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से है कि जावा का
विंडो 32 है, सोलारिस है, मैक है, जो भी होगा उसके हिसाब से ये फिर कन्वर्ट कर देगा उसके मशीन कोड में। ठीक है। अब ये डेप्थ में देखोगे तो ये आपको दिखेगा आर्किटेक्चर और जेवीएम, इसके अंदर हम क्लास लोडेड सिस्टम बोलते हैं। उसके अंदर कुछ रन टाइम डेटा एरियाज आते हैं जिसको मेमोरी पोर्शंस बोलते हैं, मेथड एरिया, हीप, जावा स्टैक, पीसी रजिस्टर्स, नेटिव मेथड, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो इतने डिटेल पे अभी हम नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। ठीक है, जेवीएम और जेवीएम के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। जेवीएम के अंदर क्लास लोडर सिस्टम होता है, बाइट कोड वेरीफायर होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है। तो ये इसका डिटेल नोट्स है। ठीक है, और ये इस टाइप का कुछ बाइनरी कोड जनरेट करता है। ये आपका सोर्स फाइल है, ये सोर्स फाइल आप कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ इस टाइप से बाइट कोड में जनरेट करेगा। ठीक है, और ये बाइट कोड को जब आप जेवीएम को दोगे तो वो अपने मशीन के स्पेसिफिकली मशीन कोड में इंटरप्रेट करेगा इस बाइट कोड को, और उस मशीन स्पेसिफिक मशीन कोड में जनरेट कर देगा, जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी आर्किटेक्चर के थ्रू होगा। तो जेवीएम के अंदर भी एक कंपाइलर होता है, ये ध्यान रखना। जेवीएम इंटरप्रेट करता है, मतलब बेसिकली जेवीएम को हम इंटरप्रेटर बोलते हैं, मगर वो इंटरप्रेटर ऐसा है, और कई जगह कंपाइलर भी बोल दिया जाता है जेवीएम को। वो इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि जेवीएम के अंदर भी एक कंपाइलर होता है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर बोलते हैं। ठीक है, वो उसी टाइम कंपाइल करता है उस कोड को, तो उसी की वजह से उसका नाम पड़ा जस्ट इन टाइम कंपाइलर। तो इन सम ऑफ द, बोले ब्लॉग या कोई भी बोले आर्टिकल, जिसमें भी बोलो कि they are calling Java, somewhere they are calling as Java as an interpreter, and somewhere they are calling as Java as a compiler. Basically it is an interpreter, but since it contains JIT compiler, just in time compiler, some of the article or some of the blogs they have written as JVM as a compiler also. ठीक है, मतलब इंटरप्रेटर है, वो इंटरप्रेट का काम करेगा, और उसके अंदर भी एक उस ऑप्टिमाइज करने के लिए, कोड ऑप्टिमाइज करने के लिए उन्होंने जेआईटी भी यूज किया। जेआईटी उसी टाइम पे कंपाइल करके मशीन कोड जनरेट करता था कि बार बार आपको यूज ना करना पड़े। ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चन है जावा एग्जीक्यूशन प्रोसीजर पे? सबको समझ में आ गया? स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन ए स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले सेक्शन बताओ, फिर अपना नाम बताओ, फिर बताओ। हाँ, सेक्शन ए राघव जोशी, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सोर्स कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सोर्स कोड का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? सोर्स कोड को क्या करोगे? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट जो भी बनाना है मतलब सोर्स कोड इज रिटन, सोर्स कोड मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स इट इज वेरी मच सिमिलर टू इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। ठीक है, हेलो। तो अब इसमें आप सोर्स कोड को अगर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, मतलब आप इंग्लिश लाइक सिंटेक्स में लिख रहे हो, तो व्हाट डू मीन बाय, मतलब आप कहाँ क्या चीज के लिए पूछना चाह रहे हो कि ये सोर्स डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है? तो सोर्स कोड तो आप इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट भेज रहे हो ना, जैसे आप ईमेल भेज रहे हो, जैसे आप कुछ टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो, वही है। तो उसमें क्या डिफरेंस है? मतलब आप सिंपल किसी को चैट करते हो तो यू आर यूजिंग सम इंग्लिश लाइक, मतलब इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में ही आप यूज कर रहे हो। यू आर चैटिंग, यू आर सेंडिंग सम काइंड ऑफ एप्लीकेशन, यू आर सेंडिंग एन ईमेल, तो आप कुछ लिख रहे हो। तो सेम चीज है, सोर्स कोड भी वही है, उसमें भी कुछ कुछ आप इंग्लिश के सिमिलर सेट ऑफ कैरेक्टर्स ही यूज कर रहे हो, लेकिन ये ये इसका इंपॉर्टेंस कहाँ आएगा? मतलब सोर्स कोड का मतलब इसका यूटिलाइजेशन कब आएगा? कोड लिखते हो तो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट है ना, तो मतलब वो तो कॉमन ही है ना सबके लिए।
तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेचो आप, आपके कीबोर्ड्स के जो कीज हैं वो तो कॉमन ही है ना, आप टाइप तो वही कर रहे हो ना। देखो बेसिकली मैं समझ रहा हूँ आप शायद ये पूछना चाह रहे हो कि अब क्यों पूछना चाह रहे हो, मे बी, मतलब एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, सी पीपल दे डोंट वांट टू सेंड द सोर्स कोड। आप अगर कोई बनाओगे कोड तो आप चाहोगे क्या किसी दूसरे को कि वो उसका सोर्स कोड देखे या उसको पता करे? whenever you want to send your जावा प्रोग्राम टू अदर साइड, या जो किसको भी भेजोगे, किसी को भी भेजोगे, तो आप चाहोगे कि अपना सोर्स कोड, अनलेस एंड अनटिल द अदर पर्सन इज वेरी ट्रस्टेड वन और इट इज योर फ्रेंड। अगर ऐसा होगा, अगर आपका दोस्त है, सब कुछ है, तो आप तो हर चीज शेयर करते हो, तो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, आप अपना सोर्स कोड ही भेज दोगे। अदरवाइज मोस्टली क्या होता है, अब मैंने कोई एक एप्लीकेशन या एक प्रोग्राम बनाया, इफ आई वांट टू send it to some other person, I want to distribute this particular application or program to some other person, तो मैं क्या करूंगा, I will compile this source code and I will send this bytecode। तो उसके पास सोर्स कोड नहीं रहेगा, उसके पास बाइट कोड आएगा, जो अदर एंड है उसके पास सिर्फ बाइट कोड आएगा। वंस यू विल गेट द बाइट कोड एंड विद द हेल्प ऑफ हिज जेवीएम, ठीक है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी उसका जेवीएम होगा, सोलारिस मैक, जिस भी के लिए भी ऑपरेटिंग, जिस भी एनवायरनमेंट वो एग्जीक्यूट करने जाएगा, ही विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दैट एप्लीकेशन। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, इन शॉर्ट बोलूँ, अगर आप एक यूटिलिटी, एक प्रोग्राम बनाओगे, तो आप उसका EXE देना चाहोगे कि आप उसका सोर्स कोड देना चाहोगे? EXE देना चाहोगे, क्यों EXE देना चाहोगे? सिक्योरिटी पर्पस, वो उसको एग्जीक्यूट कर पाए, वो आपका सोर्स कोड ना जान पाए। वहां आप सोर्स कोड भी दोगे क्या उसको? नहीं दोगे। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी वही चीजें हैं। यहाँ पे भी हम सोर्स कोड को हम नॉर्मली नहीं भेजते, इसीलिए हम क्या भेजते हैं, हम बाइट कोड भेजते हैं, क्योंकि सोर्स कोड को सब कोई हाइड करना चाहते हैं ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप नहीं भेज सकते, मगर नॉर्मली हम नहीं भेजते। ठीक है, मैं अपना सोर्स कोड क्यों देना चाहूंगा? मैं थर्ड पार्टी को मैं क्यों देना चाहूंगा अपना सोर्स कोड? मैं क्यों बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे, क्या प्रोग्राम, क्या एप्लीकेशन कैसे लिखा है? ठीक है, तो वहां पे, तो सोर्स कोड पे तो हम बात इसीलिए आती है, हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, अब C++ के प्रोग्राम भी आप बनाते हो, तो आप यू नॉर्मली यूज टू गिव द EXE, आप उसको EXE बना के देते हो उसको, किसी EXE मीन सेल्फ एग्जीक्यूटेबल कोड, इट डज नॉट रिक्वायर एनी अदर लाइब्रेरी फाइल्स इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट, इसीलिए उसको बोलते हैं सेल्फ एग्जीक्यूटेबल होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा EXE, एग्जीक्यूटेबल फाइल। उसको किसी और लाइब्रेरी फाइल्स या किसी और की जरूरत नहीं है। तो आप बंडल करके EXE बना के देते हो, ही विल बी एबल टू रन दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन और प्रोग्राम, वो उसे रन कर पाएगा, उसको पता चलेगा कि आपने सोर्स कोड में क्या क्या यूज किया, क्या क्या नहीं यूज किया है। एक आपने प्रोजेक्ट बना के दिया है, उस प्रोजेक्ट की EXE बनाया, वो रन कर पाएगा, लेकिन क्या आप अपना पूरा सोर्स कोड दोगे क्या? नहीं दोगे ना, नहीं दोगे, ताकि वो सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कर पाए। तो सेम चीज है यहाँ पे भी, हम नॉर्मली, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, जैसे आप भेज सकते हो सोर्स कोड, यहाँ पे भी आप भेज सकते हो सोर्स कोड, अगर आपको भेजना ही है तो यू आर ओपन, यू कैन सेंड योर सोर्स कोड ऑल्सो। मगर सब जगह अगर देखोगे तो कोई भी अपना सोर्स कोड नहीं देता नॉर्मली, दे द सोर्स कोड, whoever the person who is using, who has developed this particular code, they used to compile, the code, and once it gets converted into bytecode, they used to distribute that bytecode। तो आप सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे, आप ये बता नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे कि सोर्स कोड में क्या क्या कैसे कैसे यूज किया है। ठीक है, तो सो देयर इज नो क्वेश्चन फॉर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ही है, क्योंकि क्या है उसमें, कुछ है ही नहीं सोर्स कोड में, है क्या, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट से ही तो लिखे हुए हैं, कुछ सेट ऑफ कीवर्ड्स ही तो लिखा है, उसका मीनिंग कब आता है, वो सोर्स कोड का मीनिंग कब आता है या इंपॉर्टेंस कब आता है? आपके पास जब जब आपके पास कंपाइलर हो या, ठीक है, मैं बोलता हूं, आप देखो C++ का प्रोग्राम आप बगैर कंपाइलर के लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। तो कोई भी, जैसे इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट ही है, तो आप लिख सकते हो, कोई भी नोटपैड वर्डपैड में ओपन करो, जो भी एक्सटेंशन से सेव करना है सेव कर लो, लेकिन इसका आगे यूज कब आएगा? दिस इज द फर्स्ट स्टेप, यू हैव डेवलप्ड द कोड, ठीक है,
आइदर विद द हेल्प ऑफ नोटपैड, वर्डपैड और सम अदर आईडी। तो आपने डेवलप कर लिया। अब सेकंड यूज कब आता है इस प्रोग्राम का? जब आपके पास का कंपाइलर होता है। ठीक है, आपने बना लिया प्रोग्राम सी सी प्लस प्लस का। इफ यू आर नॉट हैविंग द सी सी प्लस प्लस कंपाइलर, हु इज गोइंग टू चेंज दिस सोर्स कोड इनटू मशीन कोड? कौन कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में? अब जब ये मशीन कोड में ही कन्वर्ट नहीं होगा, विल यू बी एबल टू एग्जीक्यूट दैट कोड? क्या आप उसका एग्जीक्यूट कर पाओगे? नहीं। तो आपको सेकंड स्टेप में क्या चाहिए? कंपाइलर चाहिए। अब ये कंपाइलर क्या करेगा? बेसिकली कंपाइलर के अंदर खुद का पूरा ग्रामर, सबका टोकन्स, कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स, लेजेंड सब लिखा हुआ है। उसके हिसाब से कंपाइलर चेक करके बोलेगा कि ये सोर्स कोड में कोई एरर है, नहीं है। एरर होगा तो लिस्ट करेगा उसका कंपाइलर, एरर नहीं होगा तो वो सिंपली सक्सेसफुली कंपाइल करके जो भी कन्वर्जन होगा, अगर सी सी प्लस प्लस है तो डायरेक्ट वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। और हम जावा के टर्म्स में बोले तो एक इंटरमीडिएट कोड यानी डॉट क्लास फाइल में, इफ सक्सेसफुल कंपाइलेशन हैज बीन डन, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डॉट क्लास फाइल, यानी बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब इस बाइट कोड को मैं भेज देता हूँ, तो बाइट कोड को भेज दूंगा तो वो अपने दूसरे एंड पे अपने जेवीएम के थ्रू उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता चल पाएगा कि ये प्रोग्राम में कौन कौन सी क्लास फाइल्स यूज हुई, कौन सी लाइब्रेरी फाइल्स यूज हुई, कौन से मेथड यूज हुए हैं, कब कब इस मेथड को इन्वोक किया गया है। एग्जीक्यूट करके आप उसका इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। सिर्फ एग्जांपल, मतलब ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा, ये वैल्यू ले रहा है, ये कुछ वैल्यू आउटपुट कर रहा है, वैसा। लेकिन आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा कि एक्चुअल में आपने क्या क्या यूज किया इंटरनली। और नॉर्मली हम कभी भी हम अपने कोड को रीओपन नहीं, मतलब कभी भी हम कोड को ये नहीं करते, डिस्क्लोज नहीं करते। ठीक है, आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है जावा पे क्योंकि कुछ कुछ नए कंसेप्ट आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। ये आएगा आप लोग को। ठीक है, अभी हम कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। तो ये खैर आर्किटेक्चर वगैरह पे हम नहीं जाएंगे। तो आपको जेडीके, सबको जेडीके समझ में आया? जेडीके क्या है, जावा डेवलपमेंट किट क्या है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है, जेआरई क्या होता है, और जावा वर्चुअल मशीन क्या होता है? ये तीन के कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट, जेआरई, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, अभी ये डिटेल पे है। जेवीएम क्या है, जेवीएम के अंदर क्लास लोडर क्या होता है, वो बाइट कोड को लोड करता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं क्लास लोडर। फिर वो बाइट कोड को वेरीफाई होता है बाइट कोड वेरीफायर के थ्रू, फिर वो नीचे जाता है, और फिर उसको अगर जस्ट इन टाइम की जरूरत होगी तो जेएटी कंपाइलर के थ्रू होगा, नहीं तो वो कुछ लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करेगा और फाइनली उसका मशीन कोड जनरेट करेगा। ठीक है, कुछ अब और कुछ कंसेप्ट बता देता हूं जल्दी जल्दी। ऑब्जेक्ट बेस्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, आपको पता है? तो ये कुछ डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट बेस्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। इन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड। ठीक है, जैसे विजुअल बेसिक है, उसमें इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, एंड वी सी प्लस प्लस, सो दैट डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो नॉट सपोर्टेड। तो ये दो रीजंस की वजह से वी आर कॉलिंग एज ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। So in object-based language, inheritance is not supported as well as dynamic polymorphism is not supported. And example of object-based languages are Visual Basic and Visual C++. C++ को हम पार्शियल लूप बोलते हैं। कि अब यहाँ पे कंसेप्ट आएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, पार्शियल लूप, ट्रू ऊप्स और प्योर ऊप्स, ऐसा करके। ठीक है, C++ is C++ is a partial oops? Yes, C++ is a partial loop, partial object-oriented programming, because without using class also we can be able to write the program. मतलब सी प्लस प्लस में आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि सब कुछ क्लास के अंदर हो, आप क्लास के बाहर वाला भी कुछ कोड लिख सकते हो। लिख सकते हो? जल्दी बोलो, 3-4 मिनट बचे हैं।
क्या C++ में is it mandatory for you to write each and everything inside the class? No, sir. No. So that for that reason only C++ is called as partial loop. ठीक है. लेकिन जावा में क्या होता है, सब चीज each and everything you need to enclose in the class. ठीक है. So is Java total loop or partial loop? So Java is a total loop language, total object-oriented programming language, because without object orientation we cannot be able to write any program. मतलब जावा के अंदर जो भी चीजें शुरू होंगी वो क्लास के थ्रू ही होंगी, यानी आप सबसे पहला स्टेटमेंट क्लास ही लिखोगे, क्लास लिखोगे और क्लास के अंदर ही सारा चीज लिखोगे. मतलब आप कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर सकते, इवन आप मेन मेथड भी लिखोगे वो उस क्लास का पार्ट होगा, यानी क्लास तो बनाना ही बनाना है, उस क्लास के अंदर ही सारी चीजें होंगी. तो इस रीजन की वजह से जो पहले मैंने बोला है कि C++ को पार्शियल लूप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम विदाउट मेकिंग क्लास और विदाउट यूजिंग क्लास आल्सो वी कैन डेवलप द कोड, वी कैन क्रिएट द प्रोग्राम. मगर जावा में हमको ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इनक्लोज्ड इन ए क्लास. सो जावा इज अ टोटल ऊप्स लैंग्वेज. ठीक है. मगर अब इसके बाद एक और चीज आएगा, दैट इज कॉल्ड एज प्योर ऊप्स. प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? तो जावा क्या प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? इज जावा ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? नो. By default, Java is not pure object-oriented language. Java is called as a hybrid language. Pure OOPS language का example क्या क्या? Smalltalk, Ruby, Eiffel. ठीक है, तो ये सारे pure object-oriented language है. अब किसी को रीजन पता है कि why Java is not a pure object-oriented programming language? क्यों pure object-oriented programming language नहीं है? हाँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज करते हैं. और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स तो सभी जगह यूज होते हैं, मगर हम क्यों बोलते हैं फिर ये प्योर ओप्स नहीं है? क्योंकि प्योर ओप्स में बोलते हैं कि सब चीज ईच एंड एवरीथिंग शुड बी ऑब्जेक्ट, है ना. लेकिन जावा में क्या होता है, हम दो टाइप के डेटा टाइप्स यूज करते हैं. वी आर यूजिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स. एक डेटा टाइप को हम एज एन वी आर ट्रीटिंग एज एन ऑब्जेक्ट, और एक हम बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप. ठीक है. तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जैसे आप देखो, आपको दो वेरिएबल मिलेंगे, दो टाइप के डेटा टाइप्स आप डिफाइन कर सकते हो. इंटीजर एज ए क्लास, इंटीजर एज ए प्रिमिटिव डेटा टाइप. तो चूंकि इंटीजर एज ए क्लास का जो अगर हम यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्म बनेगा. मतलब आप इंटीजर का यूज करना चाहो तो आप यू आर गेटिंग टू डिफरेंट वेज. Either you can use a primitive data type or you can use integer class, inbuilt class that is defined in the Java language. तो यहाँ पे आपको दो चीज मिलेगा, int means primitive data types, integer means it is a class. तो सारा चीज आप उसके थ्रू, दोनों चीज के थ्रू कर सकते हो. तो इंटीजर एज ए क्लास अगर सिंपली अगर ये यूज करता है या ये बाउंडेशन डाल देता है कि हम कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करते, एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप शुड या मस्ट बी इनिशियली इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू एन ऑब्जेक्ट. उसको कंडीशन लगाता है कि वो उसको कन्वर्ट करे और तभी हम यूज कर पाए. अगर ऐसा कुछ होता तो हम बोलते हैं कि जावा प्योर ओप्स बन जाता है. लेकिन जावा में ऐसा नहीं है. जावा में सपोर्ट दिया है. जावा में आपको ऑब्जेक्ट का भी सपोर्ट दिया है, डायरेक्ट आप क्लास का, यानी इंटीजर एज ए क्लास, बाइट एज ए क्लास, character as a class, double as a class, float as a class, whatever the data types that has been defined as primitive data types जिसको हम बोलते हैं, ये सब कुछ आप ऐसे क्लास टाइप भी यूज कर सकते हो. तो उस क्लास टाइप का अगर डेटा टाइप यूज करोगे तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. मगर चूंकि हमारे पास इसका तो सपोर्ट, in Java we are using primitive data types also, which is not get converted into an object, and that is why, and if it is not get converted into an object, it is not pure oops. तो उसको हम प्योर oops नहीं बोल सकते. ऐसे कुछ यूज किया है जिसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि वो प्योर oops नहीं होगा. तो जावा प्योर oops नहीं है, लेकिन जावा हाँ आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, टोटल oops कंसेप्ट है. C++ पार्शियल oops है,
और VB और VC प्लस प्लस हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। VB VC प्लस प्लस ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। C प्लस प्लस पार्शियल लूप्स है। जावा टोटल लूप्स है, लेकिन प्योर लूप्स नहीं है। और प्योर लूप्स में आओगे तो स्मॉल टॉक, रूबी, आईफल ऐसे कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे जो हर पूरा उसमें कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, सब कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म पे डिफाइन है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये कुछ डिफरेंस है सी प्लस प्लस का, आप लोगों ने पहले देखा है, मैंने एक क्लास वाले को दिखाया था कि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर चीजें हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टर टाइप का कोई चीज नहीं होता जावा में, गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिक होता है, पॉइंटर्स नहीं होते हैं, यूनिकोड कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करता है जावा, कोई मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट था in order to avoid that diamond problem which has been occurred in C++, commonly occurred in C++। ठीक है, इसमें कोई ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट नहीं है, तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता, स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज है। और ये कुछ फीचर्स थे इसके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस एज क्लास टाइम हैज बीन ऑलरेडी बीन ओवर। आप ये देख सकते हो, नेक्स्ट मैं ये डेटा टाइप्स ही बताऊंगा। तो डेटा टाइप्स के 3 क्लासीफाई है, सिंपल टाइप, डिराइव्ड टाइप, यूजर डिफाइंड टाइप, और फिर हम देखेंगे वन बाय वन, वी विल सी इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डेटा टाइप क्या क्या साइज है, क्या क्या। So do you have any questions, any doubts? Section A, section B, anyone for the last 1-2 minutes? कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, कुछ? हेलो, ओके। सेक्शन बी, do you have any doubts? Your questions, any questions? No, sir. No, sir. Okay. So are you able to understand what has been taught today? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो सेक्शन बी के लिए तो फिर पार्थो सर विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ड्यू टू सम अर्जेंसी, he told me to continue with section B also। ठीक है, तो फुली आपको सर ही पढ़ाएंगे सेक्शन बी को। सेक्शन बी के लिए तो फिर मैं हूँ। Anyhow, thanks a lot for joining the class. If you have no doubt, shall I wind up today's lecture? End कर दे? Yes, sir. Okay. So once again, thanks for joining the class. Yeah. रुको, अटेंडेंस ले लूँ। हाँ, एक मिनट अटेंडेंस ले लेते हैं सेक्शन ए सेक्शन बी का भी। ठीक है, तो मेरे को सर को देना रहेगा, पार्थो सर को, अटेंडेंस बी सेक्शन बी पहले बता दो, whoever is present। जस्ट अ मिनट। मीनवाइल आप कुछ पूछ रहे थे क्या? सेक्शन बी बताते जाओ, रोल नंबर 1। So present. ओके, रोल नंबर 2, जल्दी बोलो नहीं तो फिर I have to take attendance section A also। चलो जल्दी बोलो। सेक्शन रोल नंबर 1 B present, 2 absent, 3 absent, 4 Present, sir. so 1 is present, 4 is present, 2 and 3 are absent, section B। 5 6 Present, sir. Sir, 6 present. 5 present, 6 present, 7 Present, sir. present, 8 Present, sir. 9 10 Yes, sir. 11 12 13 13 present, sir. 13 present, 14 14 present, sir. 14 present, 15 15 present, sir. 15 present, 16 17 18 19 18 present, 19 present, 20 present, 21 Present, 21 absent, sir. 21 present. 21 present, 22 23 22 present, sir.
22 present, 23, 24, Present, sir. 24. 24 present, 25, सर सॉरी टू इंटरप्ट, रोल नंबर 17 प्रेजेंट सर, माइक काम नहीं कर रहा था। आप वो मेरे को लास्ट में बोलना, ठीक है? ठीक है सर। बता देना मेरे को, लास्ट में एक बार फिर से पूछ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। 24, 25, absent 26, absent Present, sir. 25, absent 26 present. 26 present, 27, 27 present, 28, 29, 30, 31, Present, sir. 30. 30 present, 31, 32, Present, sir. 31 present, 32, Sir, 32 present. Not 32 present, 31 is absent. Yes, sir. Okay, 31 present, 32 present, 33 present, 33 present, 34 Present, sir. present, 35 absent, 36 present, 37 Present, sir. 37 present, 38